हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के हमारे चैनल पर। दोस्तों अभी की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर यूएन की अहम बैठक में चीन के कारण भारत ने लिया कड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है, बताएंगे पूरी बात क्या है दोस्तों। साथ ही उससे आगे की खबर में आपको बताएंगे, जहां पर फलस्तीनी उग्रवादियों ने इजराइल को बनाया है निशाना। जी हां दोस्तों, 4 रॉकेट लगातार दाग दिया गया है दोस्तों, जिसमें से 2 गाजा पट्टी में जाकर गिर गए। बड़ी खबर आ रही है फलस्तीनी उग्रवादियों को लेकर इजराइल से दोस्तों, बताएंगे ये भी बात। उससे आगे बताएंगे आपको, जहां पर कोरोना के डर से बचने के लिए माउंट एवरेस्ट की चोटी पर विभाजन रेखा बनाने जा रहा है चाइना। जी हां दोस्तों, क्या है पूरा कारण वो भी बताएंगे आपको। साथ ही अगली खबर में बताएंगे, जहां एफएटीएफ की ग्रे सूची से निकलने के लिए तड़प रहा है पाकिस्तान, अब उठाने जा रहा है ये नया कदम। जी हां दोस्तों, क्या कदम उठाने जा रहा पाकिस्तान वो भी आपको बताएंगे दोस्तों। साथ ही उससे आगे की खबर में बताएंगे, जहां चाइना का बड़ा दावा, कोविड-19 से लड़ने के लिए मदद की पेशकश की थी चाइना ने, पर भारत ने नहीं दिया कोई भी जवाब। जी हां दोस्तों, और क्या क्या बातें कही है भारत को लेकर चाइना ने, बताएंगे दोस्तों आपको। साथ ही उससे अगली खबर में बताएंगे, जहां पर कोरोना वायरस से जुड़ी राहत की खबर आ रही है, जहां विदेशों से बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन और मेडिकल सामान लेकर आ रही है हमारी नौसेना के 3 युद्धपोत। कहां से आ रही है दोस्तों, ये भी बताएंगे। साथ ही भारत के खिलाफ जहर उगलने वाला केपी शर्मा ओली की सरकार गिर गई है। जी हां दोस्तों, उल्टा पड़ गया ओली का अपना ही दाव, बताएंगे पूरी बात क्या है दोस्तों। साथ ही बताएंगे आपको, जहां पर महाराष्ट्र में कोरोना से रिकवर हुए लोग, लेकिन इस बीमारी ने घेर लिया। जी हां दोस्तों, अब इस बीमारी को लेकर बड़ी खबर आ रही है, बताएंगे क्या है वो खबर और कौन सी है वो बीमारी। तो जानने के लिए बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी मानते हैं कि इस महामारी के समय में भारत के लिए सिर्फ एक ही डॉक्टर सबसे बड़े सैनिक के रूप में भारत के लिए उतरे हैं दोस्तों, और मोदी जी हैं, तो हर चीज संभव है। तो फटाफट से इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां यूएन की अहम बैठक में चीन के कारण भारत ने लिया कड़ा फैसला। बता दें, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की हाल ही में न्यूयॉर्क में वर्चुअल बैठक हुई है दोस्तों। इस मीटिंग का मुद्दा कोरोना वायरस जैसी अत्याशित महामारी की चुनौतियों से निपटना का था। इस बैठक में शामिल दोनों देशों ने कोरोना संकट की घड़ी में साथ चलने की अपील की थी। हालांकि भारत ने इस अहम बैठक से चीन की वजह से दूरी बना ली। बता दें, इस महीने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की पहली बार उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और चीन के वांग यी ने हिस्सा लिया। ये बैठक वर्चुअल हुई। बताया गया है कि चीन ने इस बैठक की अध्यक्षता की थी, लिहाजा भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसका बहिष्कार किया है। जी हां दोस्तों, असल में कोरोना वायरस से पैदा हुई दुश्वारियों से पूरी दुनिया हिल गई है। अमेरिका, चीन और रूस के शीर्ष राजनयिकों ने हाल ही में हुई बैठक में वैश्विक सहयोग को मजबूत करने, कोरोना की बढ़ती वैश्विक चुनौती और अभूतपूर्व महामारी से निपटने की आवश्यकता पर जोर दिया, लेकिन बहुपक्षवाद को लेकर उनके बीच मतभेद भी देखने को मिले। जी हां दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि भारत ने चाइना के साथ इस मीटिंग में ना शामिल होकर बहुत अच्छा काम किया है दोस्तों, और जो खुद कोरोना का बड़ा कारण हो उसके साथ मिलकर कोरोना आखिर कैसे निपटाया जा सकता है, ये भारत ने सोचा। ऐसे में अगर आप भी भारत को सबसे उच्च स्तरीय का देश मानते हैं दोस्तों, तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू एस जयशंकर, थैंक यू मोदी जी जरूर कहिएगा दोस्तों। अगली खबर की बात करें तो संघर्ष के बीच बड़ी खबर, जहां फलस्तीनी उग्रवादियों ने इजराइल को बनाया निशाना, दागे 4 रॉकेट, जिसमें 2 गाजा पट्टी में जाकर गिरे। जी हां दोस्तों, पूर्वी यरूशलेम में फलस्तीनियों और इजराइलियों के बीच हिंसा भड़कने के बाद संघर्ष बढ़ गया है। फलस्तीनी उग्रवादियों ने रविवार रात इजराइल को निशाना बनाकर गाजा पट्टी से 4 रॉकेट दाग दिए दोस्तों। हालांकि गाजा पट्टी की ओर से दागे गए रॉकेटों की वजह से इजराइल में किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। मीडिया
मीडिया रिपोर्ट से यह जानकारी मिली है। जी हाँ दोस्तों, द टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक इजरायली डिफेंस फोर्सेज यानी IDF ने बताया है कि रविवार की रात को गाजा पट्टी से अशकलोन शहर और आसपास के समुदायों की ओर से 2 रॉकेट दागे गए। आधी रात के करीब फिर और 2 रॉकेट दागे गए दोस्तों, जिसमें से जो 2 गाजा पट्टी के भीतर ही गिर गए। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये बड़ी खबर मानी जा रही थी इजराइल को लेकर। चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कोरोना के डर के बीच बड़ी खबर, जहां बचने के लिए माउंट एवरेस्ट की चोटी पर विभाजन रेखा बनाने जा रहा है चाइना। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि नेपाल में स्थित एवरेस्ट बेस कैंप पर कोरोना संक्रमण के मामले अप्रैल के अंत से ही बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। हालांकि इसके बावजूद नेपाल सरकार ने अभी तक पर्वतारोहण सत्र को रद्द नहीं किया है। आपको बता दें कि ये सत्र आमतौर पर अप्रैल से जून के बीच चलता है। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि ये विभाजन रेखा इस एवरेस्ट की चोटी पर किस तरह स्थापित की जाएगी, क्योंकि ये बहुत ही छोटा सा स्थान होता है। शिन्हुआ समाचार एजेंसी ने तिब्बत के स्पोर्ट्स ब्यूरो के प्रमुख के हवाले से कहा है कि तिब्बती पर्वतारोही गाइड की एक छोटी टीम एवरेस्ट पर जाएगी और समिट पर विभाजन रेखा बनाएगी। ये इसलिए किया जाएगा ताकि चोटी के दोनों तरफ के पर्वतारोहियों के बीच किसी भी प्रकार का कोई संपर्क ना हो सके। शिन्हुआ के अनुसार 21 चीनी नागरिकों का एक समूह तिब्बत की ओर से एवरेस्ट की चोटी के रास्ते पर रवाना हो गया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि कोरोना तो एक बहाना है, असली चाल तो चाइना का हिस्सा कब जाना है, तो आप भी कमेंट सेक्शन में राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों। और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। अगली खबर की बात करें तो FATF की ग्रे सूची से निकलने के लिए तड़प रहा है पाकिस्तान, अब उठाने जा रहा है ये नया कदम। बता दे दोस्तों क्या है पूरी बात। वित्तीय कार्यवाही कार्यबल यानी FATF की ग्रे सूची में से निकलने के लिए तत्पर पाकिस्तान एंटी मनी लॉन्ड्रिंग मामलों के संबंध में नए नियम लाने और अभियोजन प्रक्रिया में बदलाव करने की तैयारी कर रहा है दोस्तों। मीडिया में आई एक खबर में सोमवार को ये जानकारी दी गई है। मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग करने के मामलों पर निगरानी करने वाली वैश्विक संस्था पेरिस स्थित FATF ने जून 2018 में पाकिस्तान को ग्रे सूची में डाल दिया था और तब से देश इससे निकलने की कोशिश में लगा हुआ है। डॉन अखबार ने खबर दी है कि इन बदलावों में धन शोधन रोधी यानी AML मामलों की जांच और अभियोजन का जिम्मा पुलिस, प्रांतीय भ्रष्टाचार रोधी प्रतिष्ठान और अन्य एजेंसियों से लेकर विशिष्ट एजेंसियों को देना शामिल है। ये 2 नियमों का हिस्सा है जिनमें AML यानी जब्त संपत्ति प्रबंधन नियम 2021 और AML यानी रेफरल नियम 2021 शामिल है, जो नेशनल पॉलिसी स्टेटमेंट ऑफ ऑन फॉलो मनी के तहत आता है। खबर में बताया गया है कि इसे कुछ दिन पहले संघीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। जी हाँ दोस्तों, इन उपायों के आधार पर FATF ये तय करेगा कि क्या 27 में से 3 शेष मानदंडों को पाकिस्तान ने पूरा किया है या नहीं, जिस वजह से पाकिस्तान इस साल फरवरी में ग्रे सूची से बाहर नहीं निकल सकेगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में क्या पाकिस्तान को ग्रे सूची से निकलना चाहिए दोस्तों या फिर उसको और ब्लैक लिस्ट कर देना चाहिए? कमेंट में अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों। अगली खबर की बात करें तो चाइना का बड़ा दावा, कोविड-19 से लड़ने के लिए मदद की पेशकश की थी पर भारत ने नहीं दिया कोई जवाब। बता दे चीन ने एक बार फिर दावा किया है कि कोविड-19 से लड़ाई में भारत की मदद के लिए प्रस्ताव भेजा था पर कोई जवाब नहीं मिला। चीन के राजदूत सन वेई दोंग यानी चाइनीज एम्बेसडर ने एक बार फिर चाइनीज रेड क्रॉस के जरिए भारत की रेड क्रॉस सोसाइटी को विभिन्न चिकित्सा उपकरण और $1 मिलियन की नगद सहायता देने का प्रस्ताव दिया है। हालांकि इस मामले से परिचित लोगों ने कहा है कि नई दिल्ली ने बीजिंग द्वारा दिए गए मदद के इस औपचारिक प्रस्ताव पर अब तक कोई जवाब नहीं दिया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में कितने भाई बहन मानते हैं कि भारत ने ये स्टेप लेकर के सबसे अच्छा काम किया है दोस्तों, और अच्छा हुआ कि चाइना से किसी भी प्रकार की मदद भारत ने नहीं ली है दोस्तों, क्योंकि अगर एक सुई की भी मदद चाइना करता है तो 100 जगह अपना गाना गाता है। ऐसे में दोस्तों आपकी क्या राय होगी? अगर आप भी भारत के मोदी सरकार के इस डिसीजन का दिल से समर्थन करते हैं तो हमारा सपोर्ट है मोदी जी को, जरूर लिखेगा कमेंट में ऐसी बात। चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर दोस्तों आपको बता दें कि विदेशों से बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन और मेडिकल सामान लेकर आ रही नौसेना के 3 युद्ध
पोत। जी हाँ दोस्तों, देश में कोरोना महामारी के खिलाफ जारी लड़ाई में वायुसेना की तरह नौसेना भी अपनी अहम भूमिका निभा रही है और उसके युद्ध पोत दुनिया के कई देशों से जरूरी मेडिकल उपकरण लेकर भारत पहुंच रहे हैं। नौसेना के 3 युद्ध पोत 80 टन मेडिकल ऑक्सीजन, 20 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंक, 3150 सिलेंडर और भारी मात्रा में अन्य जरूरी मेडिकल सामान लेकर सोमवार को स्वदेश लौट रहे हैं, यानी आज के दिन लौट चुके। दोस्तों, भारतीय नौसेना के प्रवक्ता कमांडर विवेक माधवाल ने बात बताया है कि युद्ध पोतों के जरिए लाए जा रहे मेडिकल सामान में ऑक्सीजन से भरे हुए 900 सिलेंडर, कोरोना की जांच करने वाले 10,000 रैपिड एंटीजन जांच किट, 54 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और 450 पीपीई किट समेत अन्य जरूरी सामान शामिल है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में थैंक यू इंडियन नेवी जरूर कह दीजिएगा। दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो नेपाल से बड़ी खबर आ रही है, जहां भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले केपी शर्मा ओली की गिर गई सरकार, उल्टा पड़ गया अपना ही दाव। जी हाँ दोस्तों, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सोमवार को प्रतिनिधि सभा में पेश विश्वास प्रस्ताव हार गए। राजनीतिक रूप से संकट का सामना कर रहे ओली के लिए इसे एक और झटका माना जा रहा है, जो कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल यानी माओवादी केंद्र नीत पुष्प कमल दहल गुट द्वारा सरकार से समर्थन वापस लिए जाने के बाद पार्टी पर पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। ओली हाल के समय में भारत के साथ रिश्तों में कड़वाहट लाने की वजह से सुर्खियों में बने हुए हैं। दोस्तों, उन्होंने देश का नया राजनीतिक नक्शा पास करके भारतीय इलाकों को इसमें शामिल कर लिया है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया था, जिसके बाद उन्होंने कई बार भारत विरोधी बयान दिए थे। माना यह जा रहा था कि वो चीन के इशारों पर ये सब कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आपको बता दें जो बात की खबर है नेपाल से, जहां फिर से केपी शर्मा ओली को ही नेपाल के प्रधानमंत्री बनाने की हो रही है तैयारी। जी हाँ दोस्तों, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, जिन्होंने इस सदन का प्रस्ताव और विश्वास खो दिया था दोस्तों और पद मुक्त हो चुके हैं, उनको दोबारा प्रधानमंत्री बनाने की तैयारी चल रही है। सदन में विश्वास खोने के बाद केपी शर्मा ओली ने सोमवार को कैबिनेट की बैठक की। अब तक माओवादी के साथ मिलकर गठबंधन की सरकार चला रहे ओली को अब नेपाल के संविधान के मुताबिक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के नेता के रूप में प्रधानमंत्री पद पर शपथ ग्रहण कराने की तैयारी में है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में कितने भाई बहन ये मानते हैं कि केपी शर्मा ओली को दोबारा से नेपाल के प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए? कितने भाई बहन मानते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा, और जो लोग मानते हैं वो कारण अवश्य दीजिएगा। दोस्तों, चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कश्मीर पर बयान देकर फंसे पाकिस्तानी विदेश मंत्री और अब दे डाली सफाई। बता दे, पाकिस्तान के विदेश मंत्री महमूद कुरैशी ने अनुच्छेद 370 हटाने को भारत का आंतरिक मसला बताने पर अब सफाई पेश की है। कुरैशी ने मंगलवार को ट्वीट में कहा है कि जम्मू कश्मीर से जुड़ा कोई भी मामला भारत का आंतरिक मुद्दा नहीं हो सकता है। कुरैशी ने ट्वीट किया, मैं साफ करना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एजेंडे में अंतर्राष्ट्रीय विवाद माना गया है। संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में जनमत संग्रह के जरिए ही इस विवाद का अंतिम समाधान हो सकता है। जम्मू कश्मीर से जुड़ा कोई भी विषय भारत का आंतरिक मुद्दा नहीं हो सकता। जी हाँ दोस्तों, देखा आपने किस प्रकार से पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने अपने बात से पलट गए हैं दोस्तों, और ये दिखाने की कोशिश की है कि जम्मू कश्मीर के हर मुद्दे का पूरा अधिकार पाकिस्तान को। इस प्रकार से उन्होंने ये दर्शाने की कोशिश की। इस पर आपकी क्या राय होगी दोस्तों, और आप क्या जवाब देना चाहेंगे कुरैशी को? कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो मुश्किल वक्त में भारत को मिला इजराइल का साथ, ऑक्सीजन की किल्लत दूर करने जल्द आएंगी एक्सपर्ट्स की टीमें। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी के मुश्किल दौर में इजराइल भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से लेकर जरूरी दवाएं उपलब्ध कराने तक वो हर तरह से नई दिल्ली की मदद कर रहा है। भारत में इजराइल के राजदूत रॉन माल्का ने स्पष्ट कर दिया है कि कोरोना से जंग में भारत को हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया है कि इजरायली सरकार और कंपनियां इस वक्त केवल नई दिल्ली की मदद के बारे में सोच रही है। हमारी पहली प्राथमिकता अपने दोस्त को इस संकट से बाहर निकालना है। जी दोस्तों, ऐसे में आप भी थैंक यू इजराइल, थैंक यू नेतन्याहू जी जरूर कह दीजिएगा। अगली खबर की बात करें तो मुस्लिम धर्म गुरु के जनाजे में उड़ी लॉकडाउन की धज्जियां, वीडियो देख रह जाएंगे आप लोग दंग और हैरान, और कई लोगों पर हो चुका है मुकदमा। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश
प्रदेश के बदायूं जिले में एक मुस्लिम धर्मगुरु के इंतकाल के बाद हजारों की संख्या में लोग कोविड प्रोटोकॉल की अनदेखी करते हुए उनके जनाजे में शामिल हुए और इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा ने सोमवार को बताया है कि मुस्लिम धर्मगुरु हजरत अब्दुल हमीद मोहम्मद सालिमुल कादरी का रविवार को इंतकाल हो गया। जी हाँ दोस्तों, उनके निधन की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए बदायूं पहुंचे और कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए जनाजे में शामिल हुए। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप देख पा रहे होंगे दोस्तों किस प्रकार से भारत में कोरोना काल बनकर आया हुआ है दोस्तों, और महामारी का सिलसिला जारी। और ऐसे में मुस्लिम धर्मगुरु के इंतकाल के बाद हजारों संख्या में लोगों की भीड़ बताती है कि कोरोना को लेकर इन लोगों के मन में जरा भी डर नहीं है। इस पर आपकी क्या राय होगी दोस्तों? जहां दुनिया मरती मरती फिर रही है और यहाँ जनाजे में हजारों की भीड़ इकट्ठा होकर कोरोना को न्योता दिया जा रहा है। इस पर आपकी क्या राय होगी दोस्तों? राय अवश्य दीजिएगा। देखते हैं हमारी भारत की जनता क्या कहती है दोस्तों। अगली खबर की बात करें तो अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन की कोरोना से हुई मौत, दिल्ली के एम्स में था भर्ती। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो जापान से बड़ी खबर, जहां राजनीति में वापसी की तैयारी में है पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे। जी हाँ दोस्तों, पिछले साल लंबे समय तक जापान के प्रधानमंत्री रहे शिंजो आबे ने जब सेहत खराब होने के कारण इस्तीफा दिया तब यही माना गया था कि उनके राजनीतिक जीवन का अंत हो गया है, लेकिन सिर्फ 8 महीने बाद वे राजनीति में वापसी की तैयारियों में जुटे हैं। इस बीच उनकी सेहत काफी सुधर चुकी है। टोक्यो के अखबार जापान टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक आबे सत्ताधारी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी एलडीपी के कंजर्वेटिव युवा समर्थकों के बीच अपना आधार वापस पाने के लिए कई तरह की गतिविधियों में लगातार शामिल हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो सीएम बनते ही हिमंत बिस्व शर्मा का बड़ा ऐलान, लव जिहाद और लैंड जिहाद पर लेंगे बड़ा एक्शन। जी हाँ दोस्तों, असम के मुख्यमंत्री बनते ही हिमंत बिस्व शर्मा ने बड़ा ऐलान किया है कि लव जिहाद और लैंड जिहाद पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। आपको बता दें कि असम में दूसरी बार सत्ता में आई भारतीय जनता पार्टी ने इस बार अपना मुख्यमंत्री बदला है और सर्वानंद सोनोवाल की जगह हिमंत बिस्व शर्मा को मौका दिया है। नई सरकार की पहली बैठक होने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन शपथ लेने के बाद सोमवार को ही हिमंत बिस्व शर्मा ने बड़ा ऐलान कर दिया। हिमंत ने कहा है कि उनकी सरकार चुनाव में किए गए सभी वादों को पूरा करेगी, जिसमें लव जिहाद लैंड जिहाद के खिलाफ कानून लाने की बात भी शामिल है। शपथ लेने के बाद हिमंत बिस्व शर्मा ने एनआरसी को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार बॉर्डर से सटे जिलों में 20% और अन्य जिलों में 10% रीवेरिफिकेशन की पक्षधर है और इसी की मांग करेगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में एनआरसी को लेकर भी हिमंत बिस्व शर्मा ने पहले ही मीटिंग में बड़ी बात कह डाली। इस पर आपकी क्या राय होगी दोस्तों? अगर आप भी मानते हैं हिमंत बिस्व शर्मा को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने बिल्कुल सही किया है तो कमेंट सेक्शन में हमें पूरा भरोसा है हिमंत बिस्व शर्मा पर, जरूर लिखिएगा दोस्तों। साथ ही अगली खबर की बात करें तो लालू यादव पर सुशील मोदी का पलटवार, कहा हंसुआ के विवाह में गा रहे हैं खुरपी का गीत। जी हाँ दोस्तों, कोरोना महामारी में धरातल पर व्यवस्था को देख लगातार विपक्ष हमलावर है। इसी क्रम में लालू यादव पर पलटवार करते हुए सोमवार को बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और सांसद सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट किया है। दोस्तों, उन्होंने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार युद्ध स्तर पर मुफ्त टीकाकरण का अभियान चला रही है। सब मिलकर आपदा का सामना कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष केवल मनोबल गिराने में लगा है। पोलियो टीका से कोरोना टीकाकरण की तुलना कर लालू प्रसाद हंसुआ के विवाह में खुरपी का गीत गा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, कितने भाइयों को समझ में आ रहा है इस मुहावरे का मतलब, यानी कि हंसुआ के विवाह में खुरपी का गीत गाया जा रहा है। जिन भाइयों को भी इसका मतलब समझ में आया हो कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों, भारी मात्रा में लिखिएगा। साथ ही अंतिम खबर की बात करें तो कोरोना से हुए रिकवर तो ब्लैक फंगस ने घेर लिया, तेजी से बढ़ रहा है केस। जी हाँ दोस्तों, कोविड महामारी की दूसरी लहर में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ रही है जो म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस या काली फफूंद से पीड़ित हैं। पुणे में हर दिन औसतन कम से कम 2 या 3 मरीज ऐसे सामने आ रहे हैं जिनका डॉक्टर ब्लैक फंगस के लिए इलाज कर रहे हैं। कोविड की पहली लहर के दौरान ऐसे मरीजों की संख्या बहुत कम थी। देश में महाराष्ट्र और गुजरात में खास तौर पर म्यूकरमाइकोसिस के मामले बढ़ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों में से कितने भाइयों को पता है इस बारे में कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको
हमारी खबरें कैसी लगी दोस्तों, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।